जैसे तुम बच्चों को हर समय डांटते रहते हैं ना, लाइट क्यों खुली छोड़ दी, फैन क्यों खुला छोड़ दिया, नल क्यों खुला छोड़ दिया, तो उसको ऐसे ही डांट पड़ती रहती थी बचपन से। फिर वो जब बड़ा हुआ, वो एक जगह इंटरव्यू देने गया, तो इंटरव्यू देने गया तो वो बाहर बैठा था, उसने देखा वहां पे पानी टपक रहा है, तो वो वहां का पानी का वो बंद करने चला गया। फिर उसने देखा वहां की एक लाइट ऑन है एक्स्ट्रा, मतलब बिना बात की, उधर से वो कर दी। इस तरह से मैट जो थी ना, वो मैट थोड़ी इकट्ठी हो रखी थी, उसने वो सीधी कर दी। ये सब कुछ वो कर ही रहा था। तो लोग ना उसे, जो आसपास के और इंटरव्यू देने वाले थे, वो उसे पागल समझ रहे थे कि भाई पागल है क्या, इससे क्या मतलब है, अभी तो मैं नौकरी भी नहीं मिली है। और जब वो इंटरव्यू देने गया तो ये पॉइंट्स उसके काउंट हुए, उसका सिलेक्शन हुआ। ऐसा नहीं है कि कोई नॉलेज नहीं थी, बिना नॉलेज के सिर्फ इन बेसिस पे सिलेक्शन हो गया, बट ये एड ऑन पॉइंट्स रहे कि यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। हमारे कुछ सोशल एथिक्स होते हैं, अगर हम वो सोशल एथिक्स नहीं फॉलो कर सकते तो यू आर नॉट अ गुड सिटीजन, यू आर नॉट अ गुड पर्सन। फिर चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आप कितने भी नालायक हो, लेकिन अगर बेसिक एटिकेट्स नहीं है तो फिर सब बेकार होता है। तो ये तो बेसिक एटिकेट्स होते हैं। तो ये च्युइंगम कहीं पे भी छोड़ देना इज लाइक यू शिट एनीवेयर, दिस इज इक्विवेलेंट टू दैट थिंग। तो समझो कि दिस इज रियली सो बैड। तो अब ठीक है, मुझे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो कौन था, क्योंकि जो भी होगा उसे तो पता है ना कि ये मैं हूं। तो इसलिए मेरे को कोई शौक भी नहीं है कि मैं उसका नाम पूरी क्लास के सामने डिस्क्लोज कर रहा हूँ, एम्बैरेसिंग फील कर रहा हूँ। बट जो भी है वो इस बात को समझे कि दिस वॉज नॉट गुड एंड इट शुड नॉट हैपन अगेन एनीवेयर। एंड चिंगम तो वैसे भी कोई बहुत अच्छी चीज है नहीं, मतलब इन ऑल भी चिंगम इज नॉट अ गुड थिंग। बट ठीक है, प्रोडक्ट है मार्केट में तो सेल भी होना ही है। स्मोकिंग भी तो अच्छी नहीं है, अल्कोहल भी तो अच्छा नहीं है, बट सेल तो सब हो रहा है ना, लोग कंज्यूम भी कर ही रहे हैं। तो इस चीज को तो मैं तुम्हें क्या ही समझाऊं, चीजें हैं मार्केट में तो लोग ही। चलो एनीवेज, अब बताओ मुझे पार्टनरशिप में कोई पॉइंट्स हैं या मैं अपने लेवल पे स्टार्ट करा दूं? हाँ ये तो अच्छा क्वेश्चन लिखने को ऐसा सीन होगा। assertion तो wrong ही है। It does not lead, नहीं true है, it does not lead to dissolution of old firm। हाँ, change in profit sharing ratio ये false होगा, ये false है। इसमें opinion दिया। हाँ ये false है। उन्होंने दे रखा कि दोनों का रखा। When the partners change their PSR, it does not lead to dissolution of old firm। हाँ it does not lead ना, तो प्रोडक्ट आंसर होगा पीछे। हाँ गलत है। वही ना, जैसे तूने जो भेजा था उसमें उनको इंटरेस्ट ऑन लोन लिखना था, वो उनकी प्रिंटिंग मिस्टेक थी। अगर कैपिटल के हिसाब से जाएंगे तो सही था। अगर हाँ फिर तो हाँ ये 120 120 होता। चलो, पढ़ाई करी कल या नहीं करी? सबने करी ठीक है। संडे वाली क्लास इवनिंग में कर लें क्या? कर लो तो मॉडल संडे को क्लास है। हाँ अगर एक बार आना है, क्लास है, इवनिंग में कर लें क्या, 4 बजे वाले टाइम पे? और मैम जो आपने अभी क्लास 9 से 1 से 4 से 8 कर दिया है, वो जैसे इको में करते थे वैसे कर दो ना, 8 से 12 और फिर 3 से 7। भाई 8 बजे तो मत ही बेटा, 9 बजे इतनी मुश्किल से आ रहा हूँ, मतलब 8 बहुत लेट हो जाता है। मैं बस इसलिए कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, घर जाके कुछ करना नहीं है, पढ़ना ही है, बट वैसे भी 8 थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा लेट। मैंने इसलिए ऐसा किया था क्योंकि अकाउंट्स में मैंने कहा ना कि तुम्हारा माइंड ज्यादा बेटर होना जरूरी है। तो मैंने कहा थोड़ा ठीक से 9 बजे तक आओगे तो ब्रेकफास्ट करके आ पाओगे।
हालांकि नहीं करके आते हो बट मैंने इस थॉट प्रोसेस से किया था कि मम्मी लोगों को भी 8 बजे थोड़ा जल्दी हो जाता है कि ब्रेकफास्ट तैयार करके दो, 9 बजे तक ढंग से नहा धो के ब्रेकफास्ट करके आओगे तो थोड़ा फ्रेश। फिर मैं शाम को कितने बजे करूँ? चलो मैं कर सकती हूँ 10 से 2 कर लूँ, लेकिन फिर 10 से 2 के बाद 4 बजे तो नहीं हो सकता पॉसिबल। 5 से 9 घंटा शाम को भी नहीं आना। तुम ग्रुप 1 के हो ना, ग्रुप 1 वालों को शाम का एग्जामिशन है इसलिए बातें हो रही हैं, उनकी सोचो। हाँ तो मैंने इस थॉट प्रोसेस से की थी, तुम लोगों को चेंज करना है कर लो। देखो मेरे पूरे 24 घंटे तुम्हारे हैं, तुम कहोगे हम तो सुबह सुबह 6 बजे भी आएंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाम क्लास में तो आदत संडे की रखी है। 2 ही दिन की तो रखी है। कल और वैसे कर लेते हैं, बाकी परसों 10 बजे कर लेंगे। परसों तो संडे है ना, संडे तो क्लास में वैसे ही शाम को लेने की बात कर रही हूँ, तो जो टाइम में चलने तो ऐसे ही फिर। हाँ 2 दिन सिर्फ संडे का डिस्कशन किया था मैंने, क्योंकि मुग्धा का भी कॉल आया था, वो सैटरडे आ रही है तो उसने कहा मैं सैटरडे रात को आऊंगी और आप संडे सुबह क्लास कर रही हो, प्लीज आप संडे की क्लास शाम को रख सकते हो तो रख लो। वो भी उसने मुझसे प्लीज बोला है कि आप कर सकती हो तो कर लो ऐसा, रख लो सर शाम। तो इसलिए मैंने कहा मैं बात कर, मतलब 3 और 4 में क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे वो रात को लेट लगता है बस, ऐसे 8 बजे निकल रहे हो तो फिर 4 ही ठीक है। हाँ मतलब 8 ऐसा तो कोई लेट नहीं है। मेरे को लगा कोई सॉलिड रीजन होना चाहिए। चलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक 3 की थ्योरी में आपके पास पहला चैप्टर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, उसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में तो बहुत ज्यादा नहीं है, मेन है क्लासिफिकेशन में। ठीक है कि आपको क्लासिफिकेशन आना चाहिए। तो पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है? अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है? क्या होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? इनकम स्टेटमेंट होती है, बोल सकते हो तुम लोग। बैलेंस शीट होती है। नॉर्मली एक सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप में तो इनकम स्टेटमेंट और सोल बैलेंस शीट ही होती है, लेकिन जब हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी में हमारा जो कंपनीज एक्ट है, उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट्स, ये डाला है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन सब की मिलाकर होती है। ठीक है, समझ में आया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कभी भी ट्रू फॉल्स में इन सब में आए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, ये इससे आता है। ठीक है, फिर इसमें कंपनी की बैलेंस शीट हमारे पास है कि कोई भी कंपनी की बैलेंस शीट जब होती है तो आप लोगों को जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं कि हेड, सब हेड, ये क्या होते हैं। तो ध्यान रखना जैसे कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये आप कभी भी किसी मेजर हेड में या सब हेड में डालोगे, ये तो आपकी मेन हेडिंग हो गई। आपका शेयर होल्डर्स फंड आपका मेजर हेड है। ये क्वेश्चन में बड़े सारे बच्चे गलती करते हैं, ये मेजर हेड है। और फिर इसके अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सब आपके सब हेड्स हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो हमें, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में आपकी एक तो वर्टिकल फॉर्म आ जाती है, इस तरह से बनती है बैलेंस शीट कि पहले लायबिलिटीज हैं और फिर एसेट्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी जो इनकम स्टेटमेंट है उसका भी थोड़ा डिफरेंट आता है। इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो बैलेंस शीट आपकी पोजीशनल स्टेटमेंट है, कैश फ्लो आपकी पोजीशनल स्टेटमेंट है जो एज ऑन ए पर्टिकुलर डेट बनती है, लेकिन
ये आपकी ड्यूरिंग द ईयर की स्टेटमेंट है कि ड्यूरिंग द ईयर बनती है। ठीक है, समझ में आई ये बात? कैश फ्लो एज ऑन बनती है कि एज ऑन दिस डेट हमारी कैश फ्लो पोजीशन क्या है। तुम देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट में यही तो लिखते हो ना तुम, फॉर द ईयर एंडिंग लिखते हो, बट वो बनती है एक पर्टिकुलर डेट के लिए है, एज ऑन दैट डेट बनती है। कैश फ्लो इस डेट पे बनती है कि इस पर्टिकुलर डेट पे हमारी कैश फ्लो पोजीशन कैसी है। ट्रांजैक्शंस उसमें ड्यूरिंग द ईयर आती हैं, पूरे साल की ट्रांजैक्शन से आ रही हैं, पिछले साल की भी आती है, पिछले साल की भी आती हैं वो तो, लेकिन वो बनती एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट हमारे कैश फ्लो पोजीशन क्या है वो ये बताता है, जैसे बैलेंस शीट बताती ना। तो इसलिए ठीक है। फिर इसमें जो छोटे छोटे टर्म्स हैं, जैसे कि अगर हम शेयर होल्डर्स फंड की बात करें तो शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल आई, रिजर्व एंड सरप्लस आया, और क्या आता है एक आइटम, वो तो रिजर्व एंड सरप्लस में आ गया। रिजर्व एंड सरप्लस में सारे रिजर्व्स आ गए, और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर वारंट्स क्या होते हैं? हाँ, शेयर वारंट्स एक तरह का प्रॉमिस होता है। उस प्रॉमिस में कंपनी इन्वेस्टर से पैसे लेती है और उन पैसों के बदले में उन्हें शेयर वारंट्स इशू करती है, ये कह के कि जब भी फ्यूचर में हमारे शेयर्स निकलेंगे तो आपको पहले शेयर्स देंगे, उसके बाद ही हम किसी और को देंगे, और तब हम पैसे नहीं मांगेंगे क्योंकि पैसे हम पहले ले चुके हैं। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आइटम आती है शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट, ये हमारे लिए वो है कि हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव तो हो गई, लेकिन अभी वो एप्लीकेशन मनी का हमने अलॉटमेंट नहीं दिया, तो ये आ जाता है। ठीक है। ये मेजर और सब हेड सब यही है, इसका कोई अलग से नहीं है। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ गई, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपके डिबेंचर्स आ गए, पब्लिक डिपॉजिट्स आ गए, लॉन्ग टर्म बैंक लोन आ गया, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ गए। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का मेजर एग्जांपल होता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ठीक है। तो नॉन करंट लायबिलिटीज आपका मेजर हेड है, ये आपका मेजर हेड है, और इसके अंदर जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये आपके सब हेड है। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, बैंक लोन, ये आपके सब हेड हो गए। ठीक है ना, सब हेड के अंदर के कंपोनेंट्स हो गए। और फिर अदर, फिर डी पे आती है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में वो सब आती हैं जिनका 12 मंथ्स के अंदर अंदर हमें पे करनी होती है, और इसमें हमारा ऑपरेटिंग साइकिल वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाता है कि ऑपरेटिंग साइकिल से, अगर हमारा ऑपरेटिंग साइकिल मान लो 12 महीने से ज्यादा का है, ठीक है, और हमारे जो ड्यू हो रहे हैं क्रेडिटर्स, मान लो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल सपोज 14 महीने का है और हमारे जो क्रेडिटर्स ड्यू हो रहे हैं वो 13 मंथ्स पे हो रहे हैं, तो भी वो करंट लायबिलिटी में आ जाएंगे क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल से कम में हो रहा है। ठीक है। लेकिन अगर हमारा ऑपरेटिंग साइकिल 10 मंथ्स का है और हमारे जो क्रेडिटर्स ड्यू हो रहे हैं वो 11 के हैं, तो भी क्या होगा, करंट होगा वो, क्योंकि वो 12 मंथ से तो कम ही चल रहा है। ठीक है। मतलब दोनों चीजें इग्नोर करनी पड़ती है, एक ऑपरेटिंग साइकिल और फिर एक जो नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर, तो हमें दोनों को कंसिडर करके हम लोग करंट लायबिलिटीज देखते हैं। ठीक है। एक और पॉइंट था, जैसे कि शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट है, ऐसे अगर डिबेंचर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट हो तो वो कहाँ आएगा? डिबेंचर्स एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट।
अदर करंट लायबिलिटीज में जी बताया था आपने। याद है? कोई नहीं। अदर करंट लायबिलिटीज में क्यों आएगा ये? क्योंकि करंट लायबिलिटी है, क्योंकि हमें 3 मंथ्स के अंदर अंदर अलॉटमेंट देनी होती है, तो ये अदर करंट लायबिलिटीज में आता है हमेशा। ठीक है, करंट लायबिलिटीज में आपके ट्रेड पेबल्स है। अब होता क्या है, करंट लायबिलिटीज आपकी मेन हेड है, मेजर हेड है, जबकि ट्रेड पेबल्स आपका सब हेड हो गया। तो ट्रेड पेबल्स में आपके क्या क्या आ गया? बिल्स रिसीवेबल आ गए और क्रेडिटर्स आ गए। ठीक है ना, क्रेडिटर्स। फिर आपका जो अदर है, अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज में जो भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन अलग होते हैं ना, शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो अलग हेडिंग आ गई। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में कुछ भी नहीं होगा, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आर ऑलवेज मेंट फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स। अदर करंट लायबिलिटीज में अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, तो दीज आर ऑलवेज मेंट फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एडवांस इनकम। मतलब ये तब है जब आपको कुछ भी नहीं गिवन, तो आप उसे क्या एज्यूम करोगे? तो ये मेजर चीजें हैं जो हम एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो ऐसे कॉलम बनाने हैं। यहाँ पे आपने आइटम लिखे, पहले सब हेड लिखोगे और फिर मेन हेड। रिवर्स कर सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इजी ये रहता है सब हेड और मेन हेड लिखना, ये इजी रहता है। बाकी अगर किसी को प्रैक्टिस में मेन हेड पहले आ चुका है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, ऐसा नहीं है। बट ये नहीं करना जो मैं प्रेजेंटेशन बच्चे करते हैं, ये आइटम लिखी, फिर यहाँ पे लिख के मान लो सिक्योरिटीज प्रीमियम है, तो बच्चे क्या करते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर होल्डर्स फंड। अब इसमें कौन सा सब हेड है, कौन सा मेन हेड है, हमें क्या पता? ये एरोस। तो बकायदा कॉलम बना के फिर करोगे। ठीक है, ऐसे नहीं करना। समझ में आई? फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है असेट्स। असेट्स में क्या हो जाती हैं आइटम्स? असेट्स में आपके 2 मेजर हैं। अब इसमें बच्चे लिख देते हैं फिक्स्ड असेट्स, जबकि हमारी जो बैलेंस शीट है वो फिक्स्ड। नॉन करंट असेट्स लिखेंगे और फिर प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। ये आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, तो ये आपका आएगा और ये आपका मेजर हेड होगा। ये मेन हेड है और फिर इसके अंडर में प्लांट एंड मशीनरी है। प्लांट एंड, हाँ, ये मेजर हेड होगा और ये सब हेड होगा। और फिर प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, गुडविल हो गया, ये सब। ठीक है, इस तरह से। इसमें जो मेजर मिस्टेक है वो क्या होती है? एक तो ये होती है कि हम फिक्स एसेट्स लिख देते हैं, वो टर्म नहीं लिखनी। हम लोग सब हेड में टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स लिख देते हैं, वो नहीं लिखना। ठीक है, वो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए चाहे लिखा होता है, लेकिन अगर कैटेगराइजेशन करना है तो वो नहीं करना। ठीक है, जैसे ही कोई फिक्स एसेट्स यानी कि जो भी टेंजिबल एसेट्स है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है तो हम लिखते हैं टेंजिबल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। टेंजिबल के लिए तो, और इनटेंजिबल के लिए अंडर डेवलपमेंट। उसके लिए हम जैसे कोई भी ऐसे गुडविल है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, तो वो अंडर डेवलपमेंट है। ठीक है, समझ में आया? तो ये होता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है करंट एसेट्स। अब ये हमारे लिए मेजर हेड हो गया। और करंट एसेट्स के अंडर में फिर हमारे पास ट्रेड पेबल्स हो गए, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए। ट्रेड रिसीवेबल्स में बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स आ गए। फिर इन्वेंट्रीज हो गई। इन्वेंट्रीज में
आपके पास स्टॉक भी आ जाता है, लूज टूल्स भी आ जाते हैं, ये सब आता है, तो ध्यान रखना इन बातों का। वर्क इन प्रोग्रेस, हाँ इन्वेंट्री में आ गया। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में हमेशा प्रीपेड एक्सपेंसेस को ही लेके चलते हैं, ठीक है, अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो इस तरह से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सब आ जाती है। इन्वेस्टमेंट वाले हमेशा अलग ही रहते हैं। हाँ, अलग भी लिख सकते हो करंट इन्वेस्टमेंट्स, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंडर में भी नोट्स ऑफ अकाउंट में लिख सकते हो, अलग से भी करंट इन्वेस्टमेंट्स। प्रीपेड एक्सपेंस शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, अदर करंट एसेट्स में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से तुमको बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, जैसे स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स हैं वो इन्वेंट्रीज में आएंगे, तो प्रेजेंटेशन है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट्स कौन सी होती हैं? जो विद इन 1 ईयर मैच्योर होने वाली है, जैसे कि आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाया 300 डेज का, तो वो करंट इन्वेस्टमेंट्स में आ गया। 45 डेज की फिक्स डिपॉजिट कराई, वो करंट इन्वेस्टमेंट्स में आ गया, ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में अदर इनकम ऐड की, ये मिटा दो ना, स्टेटमेंट ऑफ P&L, इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आया और इसमें अदर इनकम्स ऐड की। ये जो फॉर्मेट है ना, ये आपका आगे कंपैरेटिव कॉमन साइज इनमें भी बहुत वैल्यूएबल है। बच्चे उसमें ना सिर्फ ऐसे स्टेटमेंट बना देते हैं, तो उसमें भी जरूरी है। अदर इनकम करी, टोटल इनकम। अब हमें पता है कि जो अदर इनकम है इसमें सारी इनकम जैसे कि डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड सब आ जाती हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सिर्फ सेल्स की होती है, ठीक है। तो ये इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम होती है। अदर इनकम में सब आ जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव सब आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे जो अदर एक्सपेंसेस की लिस्ट आती है, एक्सपेंसेस की लिस्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग्स होती हैं, एक तो होती है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में वेजेस आ गए, सैलरीज आ गई और बोनस आ गया, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस आ गए, ठीक है ना। किसी भी तरह का अगर हमने कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड किया है तो वो आ गया, एम्प्लॉइज का ग्रुप इंश्योरेंस के लिए कोई कंट्रीब्यूशन किया है तो वो भी इसी में आ गया। तो ये जनरली एमसीक्यू में आ जाता है ऐसा। हेल्थ इंश्योरेंस भी जो भी हमने एम्प्लॉइज के लिए एम्प्लॉयर दे रहा है वो सब आ जाएगा, ठीक है। फिर फाइनेंस कॉस्ट आती है। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि बैंक से लोन लिया, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, ये सब आ जाता है, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस में हमारा डेप्रिसिएशन हमेशा टेंजिबल एसेट्स पर होता है, अमोर्टाइजेशन हमेशा इंटेंजिबल के लिए होता है, तो ध्यान रखना। और उसके बाद अदर एक्सपेंसेस में बाकी सब आ जाता है, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने के बाद आता है कि एनालिसिस। Why we need to analyze? Why we need analysis of financial statements? होता क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करना? इसका मतलब क्या हुआ? Establishing relationship between different elements of हाँ, establishing relationship between different elements for better understanding and financial position of कंपनी, यानी कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है ये। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे जो वर्ड्स हैं वो क्या रहेंगे? सिस्टमैटिक प्रोसेस, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ठीक है ना। रिलेशनशिप अमंग वेरियस वेरिएबल्स, ये है। और फिर क्या है? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और क्यों कर रहे हैं हम ये सब कुछ? ये सब कुछ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस
ज्यादा अच्छा हो, जब हमें डिसीजन लेना हो तो वो डिसीजन हम बेटर वे में ले सके। ठीक है ना। तो why we need to, या what are the objectives, what are the purposes of financial statement analysis? तो profitability और earning capacity of the business को measure करना, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ अ बिजनेस उसको मेजर करना, कंपैरेटिव स्टडी यानी कि इंट्रा फर्म एंड इंटर फर्म, क्या फर्क है इंट्रा फर्म और इंटर फर्म में? इंटर फर्म में अलग अलग फर्म का, दो अलग अलग फर्म्स, मतलब ये एक अलग फर्म है, ये एक अलग फर्म है, इनका कंपैरिजन कर, फर्म में एक ही फर्म का दो टाइम पीरियड का होता है। मतलब हम एक ही फर्म है उसका पिछले साल का, इस साल का, या एक ही फर्म है उसके इस डिपार्टमेंट और इस डिपार्टमेंट का, ये सब एनालिसिस करना। इंटर फर्म में टाइम पीरियड सेम होता है। हाँ, इंटर फर्म में टाइम पीरियड सेम होता है, मतलब हम ये देखेंगे 24, 25 तुम्हारी कंपनी इसकी कंपनी, दोनों की कंपनी का हम करेंगे कंपैरिजन, तो वो इंटर फर्म हो गया। तुम्हारी कंपनी का हम पिछले साल से कंपेयर करेंगे, वो इंट्रा फर्म हो गया। तो इंटर फर्म में हम लोग एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट दोनों फर्म्स का कंपैरिजन करते हैं, जबकि इंट्रा फर्म को हम ट्रेंड एनालिसिस भी कहते हैं। ठीक है ना। फिर इंटर फर्म को हम इसीलिए कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। ये सारे एमसीक्यूज में तुम्हें पता होने चाहिए कि इंटर फर्म को हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, जबकि इंट्रा फर्म को हम कहते हैं ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है। फिर मैनेजमेंट की एफिशिएंसी चेक करना कि मैनेजर्स कितना एफिशिएंट है। जैसे रेशियोज में हम कहते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो इंप्रूव हो रही है, नहीं हो रही, ग्रॉस प्रॉफिट इंप्रूव हो रहा है, लेकिन जब हमने इसकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाली तो देखा वो इंप्रूव नहीं हो रही, तो इसका मतलब मैनेजर इज नॉट एफिशिएंट, क्योंकि हमारी सेल्स बढ़ रही है, हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो तो डिक्लाइन हो गई है। तो एफिशिएंसी पता लगती है। मैनेजर को जितने भी मैनेजमेंट है उनको यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलना, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से ये पता लगता है कि अलग अलग तरह की एक्टिविटीज से हमें कितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है। कैपेबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस, हमारे जो इंटरेस्ट है या डिविडेंड है उनको, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को चेक करना, ये सब। और जो लिमिटेशन है वो वही रहेंगी। अब देखो कभी थ्योरी में ऐसे लिखने को रेयर ही है, आता नहीं है। पहले के जमाने में आता था, आज से कुछ साल पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं आता कि 3 नंबर का लिखने को आ जाएगा, क्योंकि सारा 20 नंबर का तो पेपर आना है, उसमें से 8 नंबर तो कैश फ्लो के गए, अब 12 नंबर में से 3 नंबर तुम्हारे इसमें चले जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकग्निशन में, सब ग्रुप वाले में 3 नंबर, 4 नंबर कंपैरेटिव में, 3-4 नंबर की रेशियोज का क्वेश्चन हो गया, तो बचा कितना? एमसीक्यूज ही बचे। एमसीक्यूज में भी 2 एमसीक्यू तो कैश फ्लो के ही होने होते हैं, तो 1 एमसीक्यू बचा। तो इतनी थ्योरी को हमें बहुत ज्यादा करना नहीं, तुम्हें सिर्फ हेडिंग्स पता होनी चाहिए, तो तुम आज कर लोगे, इसके बाद तुम एमसीक्यूज और पेपर्स करोगे तो उसके साथ साथ जो थ्योरी होगी वो भी सफिशिएंट होगी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें थ्योरी को बहुत ज्यादा देना है टाइम, बस थोड़ा सा देना है, वो भी एमसीक्यूज के लिए। ठीक है। क्योंकि छोटा छोटा पूछ लेते हैं कई बार, इससे रेशियोज में पूछ लिया या इंटरप्रिटेशंस करने को आ गई, तो इंटरप्रिटेशंस में थ्योरी नहीं पता होगी तो कैसे लिखोगे। तो लिमिटेशन तो वही है कि प्राइस लेवल चेंजेस नहीं होते, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर करते हैं, पर्सनल बायसनेस हो जाती है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिफर करती है, ये सब इसकी लिमिटेशंस हो गई। फिर हमें कहते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस मतलब टाइम सीरीज एनालिसिस, डायनामिक एनालिसिस हॉरिजॉन्टल हो रहा है, और वर्टिकल एनालिसिस मतलब जो हमारा इंटर फॉर्म है, जो स्टैटिक एनालिसिस है। तो हम क्या क्या नाम बोल सकते हैं अलग अलग? इंटर फॉर्म और इंट्रा फॉर्म। इंटर फॉर्म के अलग अलग नाम क्या है? स्टैटिक हो गया, और इंटर फॉर्म के और नाम क्या है? स्टैटिक और वर्टिकल। इंट्रा के हॉरिजॉन्टल, डायनामिक और टाइम सीरीज। ठीक है। इंटरनल यूजर्स में 2 ही होते हैं, एक मैनेजमेंट होता है और एक एम्प्लॉइज होते हैं। ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल यूजर्स में इन्वेस्टर्स भी हो गए, क्रेडिटर्स भी हो गए, बैंक भी हो गई, गवर्नमेंट भी हो गई, और एम्प्लॉइज भी तो एक्सटर्नल होते हैं। हाँ, वही मेरे को लगा एकदम से बोलते बोलते।
मैनेजमेंट और ओनर्स हैं। ओनर्स। तो हमारे यूजर्स ऑफ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होते हैं उसमें जो इंटरनल होते हैं वो ओनर्स एंड मैनेजमेंट होती है, और जो एक्सटर्नल होते हैं वो एम्प्लॉयज हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, बैंक हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, ये सब होते हैं इंस्टीट्यूशनल। मैनेजमेंट एम्प्लॉयज को इंटरनल में इसलिए कि एम्प्लॉयज जो है वो डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं होते, मैनेजमेंट है। अब मैनेजमेंट हमारे इंटरनल है। मैनेजमेंट का मतलब जो हमारे टॉप लेवल के हैं, जो हमारे सीईओ हैं वो लोग, बाकी तो सब जो उन्होंने बनाया वो कर रहे हैं ना फॉलो, इसलिए चेंज भी होते रहते हैं। तो कस्टमर्स हमारे एक्सटर्नल हो गए। फिर जब रेशियो एनालिसिस की थ्योरी की बात आती है तो रेशियो एनालिसिस का डेफिनेशन की बात करें। हाँ बोलो, कुछ कह रहे थे? तो रेशियो एनालिसिस में रेशियोज का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। कोई भी दो वेरिएबल्स को व्हेन वन वेरिएबल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल दैट इज कॉल्ड रेशियो। रेशियोज क्यों जरूरी है? फाइनेंशियल पोजीशंस का पता लगाने के लिए, कंपैरिजन के लिए, अकाउंटिंग फिगर्स को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। करोड़ की फिगर्स हैं, हम उनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं तो सिंप्लीफाई हो जाती है। ट्रेंड एनालिसिस के लिए, फोरकास्टिंग के लिए, कंपैरिजन के लिए, ठीक है ना। और वही लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस ये हैं कि हम इसमें विंडो ड्रेसिंग बहुत इजीली कर सकते हैं, फॉल्स रिजल्ट्स भी निकाल सकते हैं, एजम्पशंस ले लेते हैं ये वाली आइटम इंक्लूड होगी और ये नहीं होगी, उस वजह से एकदम से रिजल्ट्स में चेंज हो जाता है ना। तो अकाउंटिंग मेथड्स में वेरिएशन होते हैं। मान लो हम रेशियोज कंपेयर कर रहे हैं, अब क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के या डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बड़े सारे मेथड्स हैं। मान लो हम इंटर फर्म कंपैरिजन कर रहे हैं, अब मेरी फर्म जो कर रही है वो स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रही है, दूसरी फर्म जो कर रही है वो रिटन डाउन कर रही है, तो हम कंपैरिजन कैसे करेंगे फिर दोनों में? तो हमें कंपैरिजन के लिए पहले ये इंश्योर करना पड़ेगा कि दूसरी कंपनी कौन सा मेथड यूज कर रही है, ठीक है ना। तो ऐसे सिर्फ डेप्रिसिएशन ही नहीं, क्लोजिंग स्टॉक और बहुत सारी आइटम्स ऐसी हैं जिनके अलग अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव फैक्टर्स को इग्नोर कर देती है। बट रेशियोज फिर भी क्यों जरूरी होते हैं? वही इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के लिए डिसीजन मेकिंग लेने के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, बैंक को लोन देना है उसके लिए वो डेब्ट इक्विटी रेशियो देखते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखते हैं, शेयर होल्डर्स भी ये देखते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स कितनी मिलेगी हमें, नेट प्रॉफिट रेशियो कितनी है, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, ठीक है। तो इस तरह से रेशियोज इंपॉर्टेंट होती हैं चाहे वो उनकी लिमिटेशंस कितनी भी हों। फिर हमारे पास रेशियोज कितने तरह की होती है? एक होती है लिक्विडिटी रेशियोज, यानी कि जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है, जो ये चेक करती हैं कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैसी रहेगी, यानी कि विद इन 1 ईयर हमारी सॉल्वेंसी कितनी है। फिर हमारी सेकंड होती है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, जैसे कि डेब्ट इक्विटी रेशियो हो गई, प्रोप्राइटरी रेशियो हो गई। जो सॉल्वेंसी वर्ड का मतलब क्या हुआ? डेब्ट पेइंग कैपेसिटी। सॉल्वेंसी रेशियोज का मतलब, सॉल्वेंसी वर्ड का मतलब हुआ डेब्ट पेइंग कैपेसिटी। जब हम कहते हैं एक फर्म इंसॉल्वेंट हो गई तो हम क्यों कह रहे हैं कि उस फर्म की डेब्ट पे करने की कैपेसिटी खत्म हो गई। फिर हम कहते हैं टर्नओवर रेशियोज या परफॉर्मेंस रेशियोज। टर्नओवर रेशियोज या परफॉर्मेंस रेशियोज मतलब हमारा जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो है तो हमारा जो स्टॉक है वो कितनी जल्दी सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो का मतलब है डेटर्स कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो कितनी जल्दी क्रेडिटर्स को हम पे कर रहे हैं। तो ये सारी जो रेशियोज हैं ये परफॉर्मेंस रेशियोज हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। और फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ये बताती हैं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, मतलब हम कितना प्रॉफिटेबल है। जैसे कि हमारी सेल्स बहुत हो रही है लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं है, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से पता लगता है, ठीक है। तो जितनी भी रेशियोज हैं उन सब रेशियोज की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सिग्निफिकेंस ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत डिटेल में करो, एक एक लाइन का सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए। उसका रीजन यही है कि सिग्निफिकेंस में जैसे आपका एनालिसिस करने को आ गया, अगर रेशियो कैलकुलेट करो और गिव कमेंट ऑन द रेशियो, तो कमेंट करने के लिए तो सिग्निफिकेंस पता ही होना जरूरी है। तो हर रेशियो का एक एक सिग्निफिकेंस बस पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करें जितनी भी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो उनका कॉमन सिग्निफिकेंस है टू नो डेब्ट पेइंग कैपेसिटी इन लॉन्ग टर्म, टू नो शॉर्ट टर्म
पेमेंट कैपेसिटी वो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी का, इनके नाम से ही हमारे ऑब्जेक्टिव पता लगते हैं। तो शॉर्टकट ये है इसका कि तुम इनके नाम से जो इसका ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस आ रहा है वो भी कर लोगे तो दैट इज सफिशिएंट। बहुत ज्यादा थ्योरी की सिग्निफिकेंस वाला पोर्शन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद कैश फ्लो। कैश फ्लो में हमारे पास एक तो ये है इंपॉर्टेंट कि कैश फ्लो AS3 रिवाइज्ड है। अगर MCQs में आ जाए, एक है AS3 और ये है AS3 रिवाइज्ड, C है A and B बोथ और D है none of these। बी होगा, AS3 रिवाइज्ड ही है, AS3 नहीं लोगे, AS3 रिवाइज्ड ही है जिसके बेसिस पर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का मेन पर्पस यही है कि एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर हमारी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो कैसे हो रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बुक से डिफरेंट होती है। क्यों होती है? कैश बुक हमारी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनती है और कैश फ्लो स्टेटमेंट हम एट द एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं। कैश बुक प्राइमरी बुक्स में आती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कैटेगरी में आती है। गुड मॉर्निंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और प्लस माइनस में है। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव आंसर है तो इसका मतलब ऑपरेशनल एफिशिएंसी इज गुड। अगर नेगेटिव है तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी इज नॉट गुड। बस उतनी ही थ्योरी बता रही हूँ जितनी MCQs में बोर्ड में आ सकती है, मैंने गिरा डिटेल में थ्योरी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव होने का मतलब है कि कंपनी सेल बहुत कर रही है एसेट्स का, तो इतनी सेल एसर्शन रीजनिंग में आ सकता है कि इतनी सेल करने का मतलब है कंपनी इज गोइंग टू वाइंड अप और कंपनी इज गोइंग टू एक्सपैंड, रीएलोकेट, ये सिग्निफाई कर रहा है। जबकि नेगेटिव में होने का मतलब है कि वो एक्सपेंशन कर रहे हैं बहुत ज्यादा और वो परचेज कर रहे हैं बहुत एसेट्स। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हमने इतनी की हुई है कि हमें उनसे रिटर्न्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, ये भी है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव है तो गलत है, नेगेटिव है तो गलत है, दोनों की अपने अपने इंपॉर्टेंस है। ठीक है, फाइनेंसिंग में अगर पॉजिटिव है तो कंपनी ने बहुत फंड रेज किया है। ठीक है, और अगर नेगेटिव आ रहा है इसका आंसर तो इसका मतलब कंपनी रीपेमेंट्स मोड में चल रही है या फिर कंपनी के ऊपर हेवी डेब्ट है जिसका उन्हें हेवी इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हर एक्टिविटी में हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि दिस इज ऑलवेज बैड। ऑलवेज वर्ड अगर कहीं भी आ जाएगा तो उसे कंसिडर ये करना है कि ऑलवेज नहीं होता। हम ये कहें cash used in investing activities is always bad indicator for financial health. No, not always bad indicator. Sometimes it is good also. ठीक है ना, तो वो wrong है statement। तो कोई भी एक्टिविटी का इनफ्लो या आउटफ्लो होना ऑलवेज बैड या ऑलवेज गुड नहीं हो सकता। गुड की बात ठीक है, मतलब वही ना कि गुड है तो गुड तो हो सकता है, बट बेस्ट ये है कि हमें ऑलवेज पे नहीं जाना। बट अगर बेस्ट आंसर है, अगर मे बी लिखा है, मे बी गुड, तो हम कह सकते हैं वो तो कंप्लीटली ट्रू है। ठीक है ना, तो इस तरह से एक एक वर्ड से इंपॉर्टेंस होती है। एक बार को डिफरेंशिएट आता है नॉन फाइनेंशियल कंपनी का जैसे सिचुएशन दे देते हैं, फिर पूछते हैं कि फाइनेंशियल में है नॉन फाइनेंशियल मतलब वो अभी हम जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे ना तब कराऊंगी सारा। अभी मैं सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट लेके चल रही हूँ। ठीक है, चलो ये हो गया, तो थ्योरी तुम्हारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है।